हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। आज हम दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 7 मार्च को, उसके लिए हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जीके पार्ट 4 देखेंगे। इससे पहले जीके पार्ट 1, 2, 3 आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके आप देख लें। सो आइए आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके 7 तारीख के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन है कछुआ, घड़ियाल, गैंगटिक डॉल्फिन, मगरमच्छ। बताइए कौन सा है? सो ये होता है गैंगटिक डॉल्फिन। जो गैंगटिक डॉल्फिन है वो भारत का जलीय जीव है और गैंगटिक डॉल्फिन जो है ये गंगा नदी में पाई जाती है। ये केवल साफ पानी में पाई जाती है, अगर पानी गंदा होगा तो वहाँ ये नहीं पाई जाती है। और गैंगटिक डॉल्फिन जो है ये असम राज्य की राजकीय जलीय जीव भी है। अब एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे कि भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है, सो भारत का जो राष्ट्रीय जानवर है वो है बाघ, जिसको हम इंग्लिश में टाइगर भी कहते हैं। और इसका अगर आप साइंटिफिक नेम पूछते कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, सो ये हो जाता है पैंथेरा टिग्रिस। और अगर आपसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछ दे तो राष्ट्रीय पक्षी भारत का क्या है, ये तो सबको पता होगा, ये होता है मोर। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, पेरिस में, लंदन में, जेनेवा में। बताइए कहाँ पे है? देखिए मुख्यालय से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो भी दोनों शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं उसमें मुख्यालय से एक एक क्वेश्चन थे, तो इस पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन भी उठाया है। सो विश्व बैंक का जो मुख्यालय होता है ये होता है वाशिंगटन डीसी में। अब हम विश्व बैंक के बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? सो ये हुई थी 1945 में। और अभी विश्व बैंक के हेड कौन है? सो ये है डेविड मलपास और ये 15वें नंबर के हेड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है पेरिस। सो पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है? सो पेरिस में हेडक्वार्टर होता है, पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है लंदन। सो लंदन में किसका हेडक्वार्टर है? सो लंदन में जो है ये हेडक्वार्टर है अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक व्यापार संगठन का। उसके बाद यहाँ पे जेनेवा दिया गया है। जेनेवा में किसका हेडक्वार्टर है? सो यहाँ पे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WTO विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रामसर कन्वेंशन डैश में आयोजित किया गया था। आपको बताना है कि रामसर कन्वेंशन कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शन दिया गया है जापान, ईरान, भारत, इंडोनेशिया। बताइए कहाँ पे किया गया था? तो जो रामसर कन्वेंशन है ये किया गया था ईरान में। अब ईरान से अगर हम पॉइंट देखें तो देखिए ईरान में जो है वो भारत एक ग्वादर पोर्ट बना रहा है वहाँ पे। और भारत में टोटल कितनी रामसर साइट है? सो वो है 42। अगर आपसे पूछ ले कि वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, सो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। उसके बाद से यहाँ पे इंडोनेशिया दिया गया है। सो इंडोनेशिया में जो है एशियान का मुख्यालय है। ठीक है, वहाँ पे जकार्ता है इंडोनेशिया में, वहीं पे एशियान का मुख्यालय है। चलिए आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, सुनामी डैश द्वारा उत्पन्न लहरें हैं। जो सुनामी है ये किसके द्वारा उत्पन्न लहरें होती हैं? आपको बताना है। पानी के नीचे भूस्खलन, भूकंप, यहाँ पे गलती लिखा गया है, ये हो जाएगा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी विस्फोट, उपयुक्त में से सभी। बताइए क्या हो जाएगा? सो ये हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। जो सुनामी आती है ये इन तीनों में से किसी भी कारण से आ सकती है। ये प्राकृतिक आपदा होती है सुनामी। भूकंप को हम रेक्टर स्केल पे मापते हैं। और सुनामी अगर शब्द की हम देखें कि उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो ये जापान के लोगों के द्वारा इसका नाम दिया गया था। सो इसकी उत्पत्ति जापान से हुई थी।
चलिए आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हम जो है आंसर के साथ साथ बाकी भी पॉइंट देखते हुए चलेंगे, क्योंकि आपको जिन लोगों ने एग्जाम दिया है 28 तारीख को, उनसे आप पूछ लीजिएगा। जो मैंने एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेनेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आइए देखते हैं क्या होगा आंसर। अब बताइए 10 जनवरी, 15 जनवरी, 9 जनवरी, 14 सितंबर। बताइए इसमें से विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। सो जो विश्व हिंदी दिवस है ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? सो ये हुई थी 2006 से। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है 15 जनवरी। सो 15 जनवरी क्या होता है? ये होता है आर्मी डे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है 9 जनवरी। 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस मनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है 14 सितंबर। 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हम 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। अब देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, अगर एग्जाम में दे दे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, सो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर। अगर पूछ दिया कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, सो वो होगा 10 जनवरी। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप लाइक करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और वीडियो लाने के लिए। सो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बुद्धि का केंद्र होता है। सो आपको बताना है कि बुद्धि का केंद्र कहाँ होता है? मस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क, मज्जा, थैलमस। यहाँ पे सेरिब्रम में होता है, सेरिबेलम में होता है, मेडुला में होता है, थैलमस में होता है। बताइए कहाँ पे होता है? सो चलिए आइए पहले हम इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मस्तिष्क में क्या होता है? मस्तिष्क में जो है ज्ञान, नॉलेज, थिंकिंग, मेमोरी, ये सब जितने भी होते हैं ये मस्तिष्क में होते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क में क्या होता है? छोटा दिमाग। आपने नाना पाटेकर की वो डायलॉग सुना होगा ना, यहाँ बतमार छोटा दिमाग है। छोटा दिमाग कहाँ होता है? यहाँ आपके पीछे के हिस्से में होता है, ब्रेन के पीछे के हिस्से में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है मेडुला। मेडुला जो है इसमें क्या होता है? अब मेडुला में क्या होता है? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी होती है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटी मतलब जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जैसे पलक का झपकना। देखिए आपकी आंखों की पलकें जो है आपके कंट्रोल में है नहीं, ये हमेशा झपकती रहती है। सो पलकों का झपकना, जैसे आप सांस ले रहे हैं, खांसी आना, छींक आना, ये सब जितने भी एक्टिविटी होती है, ये एक्टिविटी जो होती है वो होती है मेडुला। और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है थैलमस। थैलमस में क्या होता है? जो हमें जैसे कहते हैं ना गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, सो गर्म ठंड की अनुभूति जितनी भी होती है, अनुभव होती है, वो सब होती है थैलमस के कारण। ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमने इससे रिलेटेड सारे पॉइंट जो है कवर कर लिए। अगर अब आपके एग्जाम में अगर मस्तिष्क से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आई होप कि आप सारे क्वेश्चंस सही अटेम्प्ट करेंगे। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के कौन से राज्य में जहां अनुसूचित जनजातियों की संख्या प्रतिशत अनुपात में सबसे ज्यादा है? सो आपको बताना है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो है परसेंटेज में सबसे ज्यादा है, परसेंटेज अनुपात में। बताइए सो ये कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन पहले देख लीजिए, मेघालय, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश, ये टाइपिंग जो है थोड़ा सा एरर हो गया है, सो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है। मध्य प्रदेश, मिजोरम। बताइए कौन सा होगा? सो ये ऑप्शन हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है प्रतिशत अनुपात में सबसे ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है मेघालय। सो मेघालय में जो है वो सबसे ज्यादा वर्षा होती है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है छत्तीसगढ़। हम छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं। एग्जाम में ये पूछता है कि धान का कटोरा हम किसे कहते हैं, और स्टेट का नाम आपको दे देगा वहां पे 4, तो छत्तीसगढ़ को हम धान का कटोरा कहते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश में क्या होती है? यहाँ पे दाल की खेती होती है, सोयाबीन की खेती होती है। और मध्य प्रदेश में एक है भीमबेटका गुफा। सो भीमबेटका गुफा जो है वो 36,000 लगभग पुरानी गुफा है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। पूछ देता है कि भीमबेटका गुफा ये कहाँ पे है, केव। सो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्राचीन काल में
किस शासक के पास अस्थाई सेना थी। आपको बताना है कि किस शासक के पास अस्थाई सेना थी। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, बिंबिसार। बताइए किस राजा के पास थी। सो ये जो थी चंद्रगुप्त मौर्य के पास थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पास जो है अस्थाई सेना थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनका प्रधानमंत्री बड़ा ही फेमस व्यक्ति था। बताइए कौन था। सो वो थे चाणक्य, जिनको हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं और जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है, मतलब लिखा है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। सो वो हो जाएंगे चाणक्य। अब एक यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है अशोक। अगर हम अशोक के बारे में अगर डिस्कस करें तो भारत में जो शिलालेख थे, शिलालेख का प्रचलन जो किया था वो अशोक ने किया था। और अशोक ने जो है उपगुप्त नामक जो बौद्ध भिक्षु थे उनसे इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है भाग 21, भाग 3, भाग 20, भाग 4। बताइए कौन से भाग में दिया गया है ये। सो ये जो है भाग 20 में भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अब देखिए भाग 20 में जो है आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है भाग 3। भाग 3 में फंडामेंटल राइट दिया गया है, मौलिक अधिकार के बारे में डिस्कस किया गया है। और मौलिक अधिकार कितना होता है, आर्टिकल 12 से 35। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है भाग 4। भाग 4 में यहाँ पे क्या होता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में बताया गया है। इसका जो आर्टिकल होता है ये कितना हो जाता है, आर्टिकल 36 से 51। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दूसरी बौद्ध परिषद को कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शन दिया गया है पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगृह, वैशाली। बताइए दूसरी बौद्ध परिषद जो है वो कहाँ किया गया था। सो दूसरी बौद्ध परिषद जो है वो किया गया था वैशाली में। ठीक है, आइए पहले हम इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपको याद रखना है, अगर पूछेगा एग्जाम में बौद्ध परिषद कौन सा कहाँ हुआ था, तो पहले आप सीरियल नंबर से याद रखिए, RVPK। आपको ऐसे याद रखना है, RVPK। अब देखिए R से क्या हो जाएगा, राजगृह। उसके बाद V से क्या हो जाएगा, वैशाली। उसके बाद P से क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। और K से क्या हो जाएगा, कश्मीर। सो आप ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ दे कि इसको करवाया किसने था, सो जो पहला बौद्ध परिषद हुआ था राजगृह में, इसको करवाया था अजात शत्रु ने। उसके बाद जो दूसरा हुआ था वैशाली में, उसको कराया था कालाशोक ने। तीसरा हुआ था उसको किसने करवाया था, उसको करवाया था अशोक ने। और जो चौथा हुआ था उसको करवाया था कनिष्क ने। सो ये चारों आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे पॉइंट। अब एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट आता है तो आप आई होप कि सॉल्व कर पाए। अब आपको एक काम करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि लाइक ही आपका जो है हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और वीडियो लाने के लिए। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संसद के ऊपरी सदन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन दिया गया है राज्यसभा, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, PMO। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा होगा। ये हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा को हम भारतीय संसद के ऊपरी सदन के रूप में जानते हैं। और अगर यहाँ पे यही दे दिया था निचली सदन, निम्न सदन, तो वो हो जाता है लोकसभा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि लोकसभा में मैक्सिमम सीट कितनी होती है, सो ये होती है, अधिकतम सीटों की संख्या है 552। और राज्यसभा में कितनी होती है, ये होती है 250। अब राज्यसभा में जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही जो है उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय। ये आर्टिकल 124 में इसका वर्णन है। ठीक है, आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, नीला कशिश है। हम नीला कशिश को क्या क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट है, आयरन सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है। बताइए क्या होता है। सो नीला जो कशिश होता है ये होता है कॉपर सल्फेट। और जो नीला कशिश होता है उसका रासायनिक नाम हो जाता है कॉपर सल्फेट पेंटा
हाइड्रेट। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, अष्टधाई किसके द्वारा लिखी गई है? आपको बताना है, ऑप्शन दिए गए हैं पाणिनि, वेदव्यास, भीष्म साहनी, कलहड़। अब बताइए किसके द्वारा लिखी गई है अष्टधाई? सो अष्टधाई जो है वो लिखी गई है पाणिनि के द्वारा। अब यहाँ पे वेदव्यास है, वेदव्यास ने क्या लिखा है? वेदव्यास ने महाभारत लिखा है। महाभारत का अगर आपसे पुराना नाम पूछ दिया जाए तो क्या होगा? महाभारत का पुराना नाम होता है जय संहिता। उसके बाद यहाँ पे भीष्म साहनी है, भीष्म साहनी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इन्होंने लिखी है तमस, तमस उपन्यास इन्होंने लिखी है। कल्हड़ जो थे इन्होंने रजत रंगनी जो है वो पुस्तक लिखी है, बहुत ही फेमस है। एग्जाम में अक्सर पूछ देता है कि रजत रंगनी को किसने लिखा है, तो वो हो जाएंगे कल्हड़। और यहाँ पे जो ऑप्शन था वो है पाणिनि। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? ऑप्शन है बलबीर सिंह, रूप सिंह, मेजर ध्यानचंद्र, केडी सिंह। बताइए कौन होगा? ये तो मैंने कल भी आपको जब एग्जाम एनालिसिस करवाया था तो उसमें मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया था। अगर आपने देखा होगा ध्यान से तो आप इजीली इसको बता सकते हैं। चलिए, नहीं आपको याद आ रहा तो मैं बता देता हूँ। ये है मेजर ध्यानचंद्र। मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इन्हीं के जयंती पे 29 अगस्त को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। यही एग्जाम में पूछा था, खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हार्डिंग। यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है ऑप्शन में। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा होगा। ये किया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। कब की थी? 1911 में। और 1912 में जो है दिल्ली को राजधानी बना दी गई थी। 1911 में घोषणा हुई थी और 1912 में बनाई गई थी। और इनका कार्यकाल क्या था? ये था 1910 से लेके 1916 तक। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग क्या थे? लॉर्ड कैनिंग जो थे ये भारत के प्रथम जो थे वायसराय थे और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? बताइए, 385 किलोमीटर, 284 किलोमीटर, 348 किलोमीटर, 302 किलोमीटर। सो ये हो जाएगा 385 किलोमीटर। गांधी जी ने 385 किलोमीटर की दूरी तय करके लगभग 241 माइल की दूरी तय करके इन्होंने जो है वो नमक कानून तोड़ा था। और गांधी जी जो है इन्होंने 12 मार्च 1930 को इन्होंने 79 समर्थकों के साथ साबरमती से यात्रा ये अपनी शुरू की थी और इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को अपनी यात्रा जो है समाप्त करके वहां पे नमक कानून तोड़ा था। चलिए आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है। कंचनजंगा, महेंद्रगिरी, डोडा बेटा, नंदा देवी। बताइए क्या होगा? तो ये हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए अगर ऑप्शन में आपको K2 दिया हो, देखिए K2 क्या है? ये विवादित है, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये विवादित है। तो अगर कंचनजंगा ऑप्शन में नहीं है, अगर K2 दिया गया है तो आपको K2 मारना है। अगर ऑप्शन में कंचनजंगा है तो कंचनजंगा आपको मारना है। अब यहाँ पे ये नंदा देवी है, नंदा देवी कहाँ पे है? ये है उत्तराखंड में। डोडा बेटा, डोडा बेटा जो है ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा कहाँ पे है? सो कंचनजंगा जो है ये है सिक्किम में। अगला प्रश्न दिया गया है, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर कौन आसीन था? जब हमारा देश आजाद हुआ था,
यानी कि कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। सो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे कौन आसीन था? सो आपको बताना है। जेबी कृपलानी, जयप्रकाश, सी राजगोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू। बताइए कौन था? सो ये थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी जो थे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे आसीन थे। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये कौन थे? हमारे देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर। सी राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी थे, ये थे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। ध्यान दीजिएगा पॉइंट, भारतीय गवर्नर जनरल थे ये। चलिए आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। सो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। आज हमने देखे मोस्ट एक्सपेक्टेड जो जीके के क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो हमारा 7 मार्च को एग्जाम होने वाला है। सो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बहुत जल्द DSSB ग्रुप डी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। सो आप जुड़े रहिए और आप कमेंट करके बताइए कि मैं कौन से और क्लास स्टार्ट करूं आप लोग के लिए। सो तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।